गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में वीक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम अपनी पिछली क्लास में टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो क्या कारण है, कुछ यौगिकों के गुण जो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को द्वारा समझाए जा सकते हैं। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि H2O व H2S की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट ऑफ H2O ऑन H2S ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सामान्य ताप पर H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। इसका कारण अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक होती है, अतः H2O में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके कारण H2O के अणुओं में संगुणन या एसोसिएशन हो जाएगा। इस कारण H2O के एक अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और एक प्रकार के बहुलीकृत या पॉलीमर झुंड होकर एक क्लस्टर जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, क्लस्टर जैसा आकृति या उस रूप में रहेंगे। अब यहाँ पर H2O का होल N यानी कि H2O के कई सारे अणु मिलकर के सामान्य परिस्थितियों में जल द्रव के रूप में होता है। दूसरी ओर H2S एक H बंध के अभाव के कारण अणु एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में H2S एक गैस होता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं शॉर्ट नोट्स में कि क्या कारण है कि H2O लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। तो इसको हम आंसर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं या पूछा जाता है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है या द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, व्हाई? तो इसको जवाब में हम कह सकते हैं कि बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर H बंध इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिर जाता है। 2 से सहसंयोजक बंध द्वारा तथा जुड़ा रहता है, शेष 2 से H बंध द्वारा जुड़ जाता है। इस प्रकार H2O का प्रत्येक अणु चतुष्फलकीय रूप से H2O के 4 अन्य अणुओं द्वारा घिर जाता है। फलस्वरूप एक खुला पिंजरा या ओपन केज जैसी संरचना बन जाती है। चूंकि इस संरचना में बहुत अधिक खुला स्थान होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बर्फ की चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना किस प्रकार की होती है, बीच में काफी खुला स्थान रह जाता है, अतः बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम हो जाता है। ये भी होता है किसके कारण? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब हम तीसरी बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। देयर इज ए contraction in water when it is warmed from 0 degree centigrade up to 4 degree centigrade। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जल H बंध के कारण 2 अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित रहती है। जब इसे गर्म किया जाता है तो H बंध के टूट जाने के कारण जल के अणु परस्पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जल का आयतन सिकुड़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक गर्म करने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उनका आयतन या प्रसार या एक्सपांशन के का बढ़ने लगता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम व घनत्व अधिक होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्ल सामर्थ्य या एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी प्रोटॉन मुक्त करते हैं और प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अम्ल की भांति क्यों करते हैं कि अम्लों की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो प्रोटॉन या धनायन को मुक्त करे या धनायन जो मुक्त करता है वो अम्ल कहलाता है। अतः यह प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार करता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन की तुलना में हैलोजन
हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान अत्यंत उच्च होता है, जिससे कि HX बंध में अत्यधिक ध्रुवता आ जाती है और उस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव या पार्शियल धनावेश या पार्शियल ऋणावेश आ जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन H+ के रूप में मुक्त हो जाता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है, अतः HF से HI तक अम्ल सामर्थ्य का मान भी घटता जाता है। लेकिन इस क्रम में हाइड्रोजन बंध की प्रबलता घटती जाती है और अम्ल सामर्थ्य निम्न प्रकार से बढ़ता जाता है, जैसे कि हमने इसमें देखा HF से HI तक। अब NO तथा F के हाइड्राइडों व उनके गलनांक व क्वथनांक की अगर हम बात करें तो 4th A, 5th A, 6th A और 7th A के हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक का ग्राफ इस ग्राफ के द्वारा इस प्रकार से एक वक्र प्राप्त होता है। जनरली या सामान्यतः यौगिकों की गलनांक व क्वथनांक उनके अणुभारों पर निर्भर करते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनकी गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते हैं, अतः किसी अणु के बढ़ते हुए परमाणु भार के साथ उनके हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक यानी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते रहने चाहिए। समूह 4th A के लिए प्राप्त इस वक्र में लगभग इस नियम का पालन कर रहा है, लेकिन 5th A, 6th A और 7th A के वक्रों को अगर हम देखें या उनके ग्राफ को हम देखें तो उसके प्रथम सदस्य के हाइड्राइड अर्थात NH3, H2 और HF के गलनांक व क्वथनांक यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में अधिक हैं, जबकि शेष सदस्य अणुभार वाले इस नियम का पालन करते हैं, जैसे कि हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से बढ़ रहे हैं 3rd A से 4th A, 5th A, 7th A तक। अब हम NH3 और H2 और HF के अधिक गलनांक व क्वथनांक का कारण है इसमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। वही हम जो बात कर रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें ऐसा होता है। अब H बंध के कारण इनके अणु में संगुणन हो जाता है या उनमें एसोसिएशन हो जाता है, जैसे NH3 का होल N, H2O का होल N, HF का होल N, यानी कि कई सारे ऐसे यौगिक कई अणु आपस में मिल करके एक बड़ा मेगा या बहुलकीकृत अणु बना लेते हैं। अतः इनके गलनांक व क्वथनांक हमें पहले उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो इनमें उपस्थित H बंधों को तोड़कर अणुओं के संगुणन के समाप्त करे और फिर गलनांक व क्वथनांक के लिए जो आवश्यक ऊर्जा हो वो देनी ही पड़ेगी, जिसके कारण गलनांक व क्वथनांक का मान बहुत अधिक हो जाता है। इन्हीं यौगिकों का यदि हम मैथिलाइजेशन या मैथिलीकरण करें तो हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर मैथिल समूह आ जाएंगे और हाइड्रोजन बंध की संभावना समाप्त हो जाती है। और क्वथनांकों का निरीक्षण करने से दिखता है कि अणुभार किस प्रकार से ये इस डायग्राम के अनुसार ये इनमें परिवर्तन या इनके ग्राफ में परिवर्तन होता है। अगर अब हम बात करें कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलन जल के एक अणु की प्रकृति किस प्रकार से 4 से अलग होती है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O के क्रिस्टल में जल के एक अणु की प्रकृति शेष 4 अणुओं से भिन्न होती है। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलों के प्रत्येक Cr+2 आयन अष्टफल के आकार के 6 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है, जिनमें से 4 जल के अणु होते हैं और 2 सल्फेट आयन SO4-2 आयन के ऑक्सीजन होते हैं और जल का 5वां अणु सल्फेट आयन तथा Cr+2 के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। यानी कि इसमें एक कौन सा बॉन्ड आ गया, उपसहसंयोजक बंध, तो इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जो बदल जाती है। तो इस उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित जल के 2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होकर कॉपर CuH2O का होल 4SO4.H2O की रचना करता है या इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये हमने देखा, जो हमारा सवाल था कि कॉपर सल्फेट के इसमें क्रिस्टल जल में एक अणु की प्रकृति या एक अणु जो होता है बाकी 4 से भिन्न होता है, क्यों? तो इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक अणु दूसरे बाकी 4 से इस प्रकार ये भिन्न हो सकता है।